यहाँ तक पढ़ लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज कि एल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं नेचर में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर? अगर मैं पोलर का मतलब बताऊं, जैसे सपोज करो एल्काइल, व्हाट इज द अल्काइल क्या होता है? आर एक्स, आर पार्ट इज एल्काइल। एल्काइल मतलब ये सी की चेन है, एक सी की चेन हो सकती है, दो सी की चेन हो सकती है, तीन सी की चेन हो सकती है, इसको अल्काइल बोलते हैं। बेसिकली अल्काइल में जैसे सी के पास चार एच होते हैं ना, बेसिकली अल्काइल में एक एच हमेशा कम होता है, एक एच हमेशा कम होता है, जो चाहिए उससे एक एच हमेशा कम होगा, ठीक है। अल्काइल हलाइड, जब भी बॉन्ड टूटेगा, आपको पता है ना, हमने 11th में पढ़ा था कि बॉन्ड क्लीवेज होता है, बॉन्ड टूटता है। जब भी बॉन्ड टूटेगा ये पूरा बॉन्ड जाएगा इसके पास, क्योंकि हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरा बॉन्ड ले जाएगा, तो आर पे आएगा प्लस चार्ज और एक्स पे आएगा माइनस चार्ज। तो ये बन गया पोलर इन नेचर। जिन पे चार्ज आता है वो उनको हम क्या बोलते हैं? पोलर इन नेचर, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन मतलब हम CH4 की बात कर रहे हैं और एक CH3X की बात कर रहे हैं। ये हेलोएल्केन है, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में कोई पोलर पोलर नेचर नहीं है, हाइड्रोकार्बन में कोई पोलर नेचर नहीं है, बट पर इसमें हेलोएल्केन में पोलर नेचर है। अभी मैंने दिखाया पोलर नेचर है, तो ऑब्वियसली पोलर नेचर है तो बॉन्डिंग और अच्छी होगी, so उसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब एक और चीज, आर आई सबसे ज्यादा, देखो ये बात याद रखना, अभी बताती हूँ कि जितना ज्यादा अनाइन का साइज बड़ा होगा, अनाइन मतलब यही नेगेटिव वाला पार्ट, FCl Br I, जितना ज्यादा अनाइन का साइज बड़ा होगा उतना ही ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मोलिकुलर मास ज्यादा हो जाएगा, तो इतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। ये बात याद रखना, अल्काइल हैलाइड के केस में जितना अनाइन का साइज बड़ा, एटॉमिक नंबर ज्यादा, उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। ये याद रखना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अमॉन्ग द, देखो सबसे कम वो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या नाम, 3 डिग्री का। क्यों 3 डिग्री का? 3 डिग्री मतलब इसका 3 अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप मतलब 3 सी है, तीनों बल्कि ग्रुप है। स्टीरिक हिंड्रेंस करेंगे, व्हाट इज स्टीरिक हिंड्रेंस? रिपल्शन करेंगे, लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने कहाँ से देंगे? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है 3 डिग्री का, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है 2 डिग्री का, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 डिग्री का। अब डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ये बात देखो, सबसे कम डेंसिटी आरएफ की होती है। क्यों आरएफ सबसे कम डेंसिटी होती है? बिकॉज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, हेलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम, जैसे अगर कार्बन एटम बढ़ता है और हेलोजन एटम बढ़ता है और उसका एटॉमिक मास बढ़ता है, तभी डेंसिटी इंक्रीज होती है। पर हेलोजन एटम एफ सबसे छोटा है, आई सबसे बड़ा है, जब आई सबसे बड़ा है तो इस केस में सबसे ज्यादा डेंसिटी भी आर आई की होगी, बिकॉज अनाइन सबसे बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि अनाइन का साइज, अगर एटॉमिक मास भी ज्यादा है और वो हेलोजन एटम नंबर में भी ज्यादा है, तो उसका डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ने के लिए दो चीज चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होने चाहिए और हेलोजन एटम ज्यादा होना चाहिए और उसका एटॉमिक मास ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एफ का साइज सबसे छोटा, इसी वजह से उसकी डेंसिटी सबसे कम, आई का साइज सबसे बड़ा, इसलिए उसकी वजह से ये अल्काइल आयोडाइड की डेंसिटी ज्यादा। अल्काइल पार्ट से कंफ्यूज होना, अल्काइल मतलब आर, या कुछ भी हो सकता है, 1 C 2 C 3 C, मतलब मेनली चेन बना सकता है, ठीक है, या कितने भी नंबर ऑफ सी हो सकते हैं। यहाँ हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी चाहिए, दैट इज हेलो एल्केन सोल्यूबल इन वाटर और नॉट। हमें ये जानना है कि हेलो एल्केन पानी में सोल्यूबल है कि नहीं है। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल है कि नहीं है, विच मीन्स कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर अल्काइल हलाइड पानी में सोल्यूबल होगा तो स्लाइटली सोल्यूबल होगा, पार्शली होगा या इनसोल्यूबल होगा। तो इसका आंसर नेक्स्ट पे है। देखो क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। वी ऑलरेडी नो दैट हेलो एल्केन्स आर लेस सोल्यूबल, पानी में लेस सोल्यूबल होते हैं। व्हाई? देखो एक सिंपल बात है, पानी में H2O में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानते हैं, इसलिए इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही H2O और हेलो एल्केन को सोल्यूबल करने की कोशिश करते हैं, इनको आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं, तो इनकी बॉन्डिंग से इतनी लेस एनर्जी निकलती, इतनी कम एनर्जी निकलती है कि वो पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर ही नहीं पाती है, पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को
नॉट ब्रेक, ब्रेक कर ही नहीं पाती है। जब ब्रेक ही नहीं कर पाती है तो वो सोल्यूबल कैसे होगा? बिकॉज पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तभी तो अल्काइल हाइड उसमें सोल्यूबल होगा। इसलिए अल्काइल हाइड वैसे तो पोलर है नेचर में, पानी भी पोलर है। पोलर मतलब इस पर भी चार्ज होता है H प्लस और OH माइनस का। फिर भी अल्काइल हाइड लेस सोल्यूबल क्यों है? बिकॉज दो पानी के साथ सोल्यूबल होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी बहुत जरूरी है। नॉट दे कैन ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड अल्काइल हैलाइड मतलब हमारे जो RX वाले हैं, R मतलब अल्काइल, X होता है हैलाइड, कोई भी हेलोजन हो सकता है, ना ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ना ये पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनकी हेलो एल्केन, हेलोजन पार्ट को हेलो बोला है, हेलो एल्केन इसे बोला है हेलो एल्केन। इसका दो नाम है, अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। इस वजह से इनकी सोलिबिलिटी पानी में बहुत कम होती है। मतलब दो फैक्टर, ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड पानी का तोड़ पाते हैं, ना हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ बना सकते हैं। दैट्स वाई हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये दो ही चीज लिखनी है कि दे neither they can form hydrogen bond with water nor they can break the hydrogen bond already present in water. That's why they are less soluble in water. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, अब हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहलाइड्स। देखो पहली लाइन तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सिंस CX बॉन्ड इज पोलर दीज आर रिएक्टिव कंपाउंड, ये रीजन है। CX सी, अभी एक सी का एग्जाम्पल है, जब भी ये बॉन्ड हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिव में, सिंस हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा इसकी तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉपिक में। कौन से टॉपिक में? इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉपिक। ठीक है, अब सिंस इस वजह से क्या हुआ, इस केस से क्या हुआ, ये बन गया पोलर बॉन्ड। जहां भी चार्ज दिख जाए मॉलिक्यूल में तो वो होता है पोलर बॉन्ड। ठीक है, द रिएक्टिविटी ऑर्डर अभी बताया मैंने, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री, उससे कम रिएक्टिव होता है 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। अब मैम ये क्या है, अभी पहली क्लास में बताया था, हेलोजन जिस सी से लगा है अगर उससे 3 C और लगे हुए हैं तो वो 3 डिग्री। हेलोजन जिस सी से लगा है अगर उससे 2 C लगे हुए हैं और एक H लगा है तो 2 डिग्री। और हेलोजन जिस सी से लगा हुआ है उससे अगर एक C लगा है और बाकी H लगा है तो ये 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री है। R3 हो गया, 3 मतलब 3 C, R2 2 C, R के नीचे कुछ नहीं है 1 C, तो वही ये 1 डिग्री है। दिस इज 2 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री होता है, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। अब फिर से RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्यों हो गया मैम? आई का साइज बहुत बड़ा होता है, आर और जिसका साइज बड़ा उसका बॉन्ड तोड़ना आसान। तो सबसे रिएक्टिव क्या होता है? RI, उससे कम रिएक्टिव क्या होता है? RBr, और सबसे कम रिएक्टिव क्या होता है? RCl। ये बात याद रखना, अनाइन का साइज, माइनस वाले का साइज जितना बड़ा उसके साथ बॉन्ड तोड़ना उतना ईजी। बॉन्ड ईजिली तोड़ेगा तो ये R जल्दी रिएक्ट कर सकता है किसी से भी। ठीक है, चलो अब पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैम ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफाइल हमने 11th में पढ़ा है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इनके पास बहुत सारे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। सपोज करो ये हमारा अल्काइल है, ये हलाइड है। हम जानते हैं हेलोजन पे माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सामने से एक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसे अटैक करने आ गया, इलेक्ट्रॉन रिच वाला। तो किसको अटैक करेगा? एक्स को तो अटैक नहीं करेगा, ऑलरेडी इसके पास माइनस चार्ज है। ये अटैक करेगा आर को, जहाँ पे प्लस चार्ज है। तो यही न्यूक्लियोफाइल जब दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है। जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो Z X की जगह आ गया और X बाहर आ गया। सिंपली द व्हेन वन अल्काइल हैलाइड में एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल क्या है? हेलोजन को हटा रहा है। ये कुछ भी सकता है, ClBrI, पर सबसे अच्छा अल्काइल हैलाइड कौन सा है जो रिएक्ट करेगा? RI, क्योंकि आई का साइज बहुत बड़ा है। तो अब हम इस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को दो स्टेप में करते हैं, एक SN1 और SN2। देखो याद रखना है, अल्काइल हैलाइड पोलर होता है, पोलर मतलब चार्जेस आते हैं। अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक 3 टाइप के रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक और टाइप ऑफ रिएक्शन करता है। ठीक है, पहले हम पढ़े न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अगर सामने से एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है हेलोजन को हटाने, हेलोजन खुद भी इलेक्ट्रॉन रिच है, सामने वाला न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो सामने से अगर एक हेलोजन न्यूक्लियोफाइल आ रहा है हेलोजन को हटाने, दैट वी नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहले पढ़ेंगे हम SN1 रिएक्शन। SN1 का नाम क्या है, 1 है तो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर 1 है ना, तो 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर मतलब हमें एक ही मोलिक्यूल पे ध्यान देना है। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये हमारा ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, मैंने बताया 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ बीच में सी है, यहाँ 3 सी ऑलरेडी है और यहाँ पे OH लगा हुआ है। ठीक है, ये सामने से एक HCl आ गया, तुम्हें अच्छे से पता है जब भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड Cl माइनस ये हो जाएगा और H प्लस यहाँ आ जाएगा O के पास। O ने सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन दे तो O पे प्लस आ गया। ठीक है, अब O बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने इससे अपना बॉन्ड मांग लेगा, मांग लिया तो C पे प्लस आ गया। ये जो चीज़ बनी इसे बोलते हैं कार्बोकैटाइन, इसे बोलते हैं कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन क्यों, जो ये वाला सी था इसने अपना बॉन्ड इसको O को दे दिया, इसलिए तो H2O अलग हो गया। ठीक है, तो ये कार्बोकैटाइन बन गया। अब कार्बोकैटाइन पे प्लस चार्ज है, इसे कोई माइनस वाला चाहिए जिसको इलेक्ट्रॉन दे सके, तो जो Cl हमने बाहर निकाला था वो इधर आ गया। सिंपल मैं बोलूं तो ये चीज थी। ठीक है, पहले स्टेप में HCl आया, यहाँ बॉन्ड टूट गया, यहाँ आया प्लस तो O ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ बन गया, तो OH पूरा आ गया। और OH जब भी आता है वो बॉन्ड के साथ आता है, तो यहाँ बन गया C पे प्लस आ गया और 3 C इसके पास ऑलरेडी है। ये जो चीज़ बनी है इसे बोलते हैं कार्बोकैटाइन। अब OH और H मिलकर H2 भर गए, पर हमारे पास Cl माइनस बचा, यही Cl माइनस कार्बोकैटाइन को अपने इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा, तो ये बन गया अल्काइल क्लोराइड। प्रोटिक सॉल्वेंट, ये लाइन याद रखना, प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए हमें SN1 कराने के लिए। व्हाट इज SN1? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 डिग्री, 2 डिग्री और कार्बन, ये याद रखना। यहाँ पे इक्वेशन आता है, फिर से वो फीड कर लो। एक बात आती है, यहाँ पे इक्वेशन आता है कि मैं क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कार्बोकैटाइन जो बनता है उसमें सबसे स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा होता है। सबसे स्टेबल कार्बोकैटाइन होता है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। क्या है कार्बोकैटाइन मैम? कार्बोकैटाइन है जब कार्बन में प्लस चार्ज आता है बाकी सी के साथ, तो उसे बोलते हैं कार्बोकैटाइन। मैम ये क्यों 3 डिग्री कार्बोकैटाइन स्टेबल क्यों है? देखो 3 डिग्री कैसे है, एक सी के पास 3 सी लगे, इसे 3 डिग्री। देखो ये कार्बोकैटाइन स्टेबल इसलिए है, इस पे प्लस चार्ज आ गया, एक बार ये इलेक्ट्रॉन देगा इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, एक बार ये इलेक्ट्रॉन देगा एक बार इस पे प्लस चार्ज आएगा, एक बार ये इलेक्ट्रॉन देगा एक बार ये इस पे, मतलब प्लस चार्ज एक जगह इकट्ठा नहीं है, एक प्लस चार्ज घूम रहा है। यही तो स्टेबिलिटी है। जब हम चार्ज को घुमाते हैं और चार्ज को डीलोकलाइज करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। ठीक है, मतलब जब हम चार्ज ज़्यादा घुमा सकते हैं तो ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। SN1 में पहले कार्बोकैटाइन बनता है फिर अटैक होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इज, अगर 2 है तो 2 को क्या बोलते हैं? बायमोलिकुलर। 2 को बाय बोलते हैं, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाय क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है। पढ़ो, इंडिकेट्स द बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैंने बताया न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दिस मैकेनिज्म सेपरेशन ऑफ लिविंग ग्रुप। अब ये लिविंग ग्रुप क्या है? ये अल्काइल हैलाइड है, सपोज करो अल्काइल हैलाइड नहीं, यहाँ OH है और यहाँ पे Br अटैक करने आया है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, RBr है। हम केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना, अल्काइल हैलाइड है उस पर OH अटैक करने आया है माइनस, तो ये अटैक करेगा तो दूसरी साइड से अटैक करेगा। क्यों मैम इस साइड से अटैक क्यों नहीं करा? बिकॉज ये भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन वाला, लड़ाई हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, तो इस वजह से इसने दूसरी साइड से अटैक किया। तो थोड़ी देर के लिए एक इंटरमीडिएट बनेगा RBr। ये क्या हो रहा है? ये ग्रुप जा रहा है, इसे बोलते हैं लीविंग ग्रुप, और ये ग्रुप आ रहा है, इसे बोलते हैं अप्रोचिंग ग्रुप। अप्रोचिंग ग्रुप, जो ग्रुप जुड़ता है उसे अप्रोचिंग, जो जा रहा है उसे लीविंग ग्रुप। ध्यान से देखो, ये अल्कोहल था HBr, बॉन्ड टूट गया Br माइनस। ठीक है, अगर आपको समझ में प्रॉब्लम तो मैं आपको इसका एक और चीज दिखा सकती हूँ जो बहुत ईजी है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी देखो, हमेशा एनसीईआरटी से कभी वो नहीं जाना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। मैं इसलिए आपको ये चीज़ एनसीईआरटी में दिखाती हूँ। ठीक है, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन चाहे आपका एग्जाम है एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, हम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, अब हम इसी में पढ़ते हैं नीचे। ठीक है, नीचे चलते हैं। मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफाइल होता है RX। हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड की, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं।
ये देखो आर एक्स अल्काइल हलाइड है, थिकनेस थोड़ी ज्यादा हो गई, रुक जाओ। आर एक्स अल्काइल हलाइड है, उस पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया है, तो न्यूक्लियोफाइल ने एक्स हेलोजन को हटा दिया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। मैंने तुम्हें बताया हम SN1 तो पढ़ चुके हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 मतलब डायमोलिकुलर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले एक चीज़ देख लो, ये वर्ड है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या है इस वर्ड को, क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखो, सॉरी, ये वर्ड दिखाई दे रहा है तुम्हें, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलता है ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो से ज़्यादा अटैकिंग साइट हो, जैसे जैसे क्या, जैसे CN, जैसे CN और NO2। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके दो से अटैकिंग साइड हो, कोई भी अटैक कर सकता हो, किसी भी साइड से वो अटैक कर सकता हो, डिपेंड करता है कि किस के साथ या किस कंडीशन में रिएक्ट कर रहा है, उसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। सिंपली ऐसे न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल ही है ना, CN और NO2, जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, वो कहीं से भी अटैक कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो N से कर ले, चाहे तो O से कर ले, या इसमें CN से कर ले, या तो इससे कर ले, तो इसे बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। 2 मिनट इस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब देखो यहाँ से एक वर्ड आता है, क्वेश्चन आता है कि हेलो एल्किन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट एंड AgCN। देखो ये चीज याद रखनी है तुम्हें। देखो ये KCN है ना, 2 मिनट, एक मार्कर खुल गया है कहीं से, इसको मैं जरा एक बार। जो ये KCN है, KCN में जब भी ये स्प्लिट करता है तो K प्लस और CN माइनस बनाता है, विच इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के केस में हमेशा वो साइनाइड की C से अटैक करता है, तो आंसर आता है अल्काइल साइनाइड। क्या आंसर आता है? अल्काइल। देखो लिखा है KCN स्प्लिटेड में आयनिक होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, आयन जो K है वो प्लस है, तो उस केस में हमेशा साइनाइड C से अटैक करता है, ठीक है। और जब AgCN जब बनता है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, इस केस में जब भी अटैक होता है N से अटैक होता है, तो L से अटैक, तो आंसर आता है आइसोसाइनाइड। देखो अगर C से अटैक आया तो आंसर आएगा साइनाइड, अगर NC से अटैक आया तो आंसर होगा आइसोसाइनाइड, ठीक है। दो, एक ही रिएजेंट है पर दो साइड से अटैक कर रही है, कभी C से अटैक कर रही है, कभी N से अटैक कर रही है, कभी N से अटैक कर रही है, तो इसी चीज को बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। C से अटैक करेगी तो नाम होगा अल्काइल साइनाइड, N से अटैक करेगी तो आइसोसाइनाइड। मतलब जब भी आयनिक साइनाइड जब भी आयनिक फॉर्म में टूटेगा तो साइनाइड माइनस टूटेगा, और जब भी कोवलेंट बॉन्ड से टूटेगा तो NC के फॉर्म में टूटेगा, ये बात याद रखना है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल, एक ही न्यूक्लियोफाइल है पर दो साइड से अटैक करे, सो बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। चलिए आगे, ऐसे ही नाइट्रो ग्रुप भी है, एनओ N से करता है, देखो ये लाइन लिखी हुई है, यहाँ देखो कि NO2 ग्रुप है, लिंकेज अगर ऑक्सीजन के थ्रू करा है तो आंसर आएगा अल्काइल नाइट्राइड, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू करा है तो आंसर आएगा नाइट्रो एल्केन्स। मतलब एक ही रिएजेंट है पर दो साइड से अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, जो दो साइड से अटैक करता है, अटैकिंग साइड दो से ज़्यादा होती है। अब हमने SN2 पढ़ना था, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ है SN2 पढ़ने के लिए, तो हम एक बार SN2 पढ़ते हैं, पर इसका नाम पढ़ते हैं। व्हाट इज SN2? टू है तो समझ जाओ बाय मॉलिक्यूलर, मतलब दोनों मॉलिक्यूल की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर। इसमें हमने फिर से एक अल्काइल ले लिया है, ये देखो ये सेंटर में C है, 3H है, Cl है, ये सामने से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए माइनस चार्ज लगा है। ये जब भी अटैक करेगा दूसरे साइड से अटैक करेगा,
ये देखो इसने एक इंटरमीडिएट बनाया है। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन हो रहा है, ये जा रहा है, ये लिविंग ग्रुप है, ये आ रहा है, ये अप्रोचिंग ग्रुप है। तो थोड़ी देर बाद देखोगे ये चला जाएगा, Cl माइनस चला गया और OH इधर हो गया। अब ध्यान से देखो, चीजें उल्टी हो गई। उल्टी मतलब कैसे हो गई? पहले Cl इस साइड अटैच था, कौन सा साइड है? दिस इज द राइट साइड। अब OH अटैक करा है लेफ्ट साइड से, तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन, पूरा स्ट्रक्चर उल्टा हो गया। तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर उल्टा हो गया ना। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइड राइट साइड था, ये राइट साइड है, और यहाँ पे अटैक किया लेफ्ट साइड पे, तो पूरा स्ट्रक्चर उल्टा हो गया। तो इस पूरे स्ट्रक्चर उल्टा होने को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होना। व्हाट इज इन्वर्जन होना? इन्वर्जन इज उल्टा होना। देखो एक वर्ड दिखाई देगा यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो दिखाई दे रहा है, ध्यान से ऐसे समझो, ये देखो बॉल से दिखाई दे रहा है। रेड बॉल रिप्रेजेंट्स द इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन एंड ग्रीन बॉल रिप्रेजेंट्स द आउटगोइंग हाइलाइट। आउटगोइंग मतलब जो जा रहा है। देखो हाइड्रोक्साइड आयन जो है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो लेफ्ट साइड से ये लेफ्ट साइड से आया और ये राइट साइड में था, तो कॉन्फ़िगरेशन पूरी उल्टी हो गई। तो जब कॉन्फ़िगरेशन उल्टी होती है तो बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा, ये देखो ध्यान से बोल्ड में लिखा हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो चीज पहले ऐसी थी, आंसर आने के बाद वो ऐसी हो गई, पूरी कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो गई, तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये बात याद रखना। एक और चीज याद रखना कि इस केस में इस केस में ये देखो, ये मिरर इमेज बनते हैं, ये तो मैं बताऊंगी क्या बन रहा है। दीज टू स्ट्रक्चर्स आर द मिरर इमेजेस। ये क्या बन रहा है? ये हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था, कायरल कायरल, ये चीज अभी हम पढ़ेंगे। सिंस दिस रिएक्शन रिक्वायर्स अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बेयरिंग द लिविंग ग्रुप। अब ये वर्ड क्या है? ये वर्ड दिखाई दे रहा है ना आपको, इस वर्ड का मतलब है लिविंग ग्रुप। जो जा रहा है उसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ठीक है, जो जा रहा है उसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप, और जो आ रहा है, जो लिविंग ग्रुप जो जा रहा है और जो आ रहा है उसे बोलते हैं अप्रोचिंग ग्रुप। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है, अब ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एसेंटो। देखो एक ऐसे दिमाग लगाओ, ये एक हमारे पास CH है, और एक हमारे पास CH3Cl है। मतलब एक अल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा है, तो ये 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। अब ये एक बल्कि ग्रुप एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा? स्टीरिक हिंड्रेंस करेगा। स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब रिपल्शन करेगा, आने वाले OH को आने ही नहीं देगा। जब ये आने ही नहीं देगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में रिएक्शन, तो याद रखना, जितने बल्कि ग्रुप ऐड होंगे रिएक्शन तो लीस्ट रिएक्टिव होता जाएगा। तो टर्शरी मतलब 3 डिग्री अमाइन सबसे कम रिएक्टिव होता है, उससे रिएक्टिव होता है 2 डिग्री, सबसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री। मतलब जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप में भारी ग्रुप कम रहेंगे उतना अच्छा OH इजिली अप्रोच कर जाएगा। तो याद रखो, 3 डिग्री 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव, उससे ज्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री, सबसे ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो अभी दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोफाइल H 2 बल्कि ग्रुप आ गए, 3 बल्कि ग्रुप आ गए। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? ये वाला ग्रुप। उससे कम रिएक्टिव ये, उससे कम रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव ये। क्यों सबसे कम रिएक्टिव है? 3 अल्काइल ग्रुप आ गए, तीनों ने परेशानी क्रिएट करी, न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं दिया। तो जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप, जितने ज्यादा C ग्रुप होंगे C के पास, उतनी ज्यादा रिएक्शन प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दिस इज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन याद रखो, सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होता है 3 डिग्री, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 1 डिग्री। ये SN2 के केस में था। SN1 के केस में क्या था? उल्टा, 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्ट 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। क्यों? कार्बोकेटाइन की वजह से। तो ये देखो, कार्बोकेटाइन की वजह से हुआ ना। ये देखो अभी दिखाते हैं। पहले ये था, फिर इसने कार्बोकेटाइन बनाया, एक C के पास 3 C है, दिस इज 3 डिग्री। अब इस प्लस को, ये प्लस ना तभी स्टेबल होगा, ये प्लस ना तभी स्टेबल होगा जब ये 3 C डोनेशन करेंगे। जितना ज़्यादा C उतना प्लस स्टेबल, तो रिएक्शन करना आसान। SN1 2 स्टेप में होता है, SN1 2 स्टेप में होता है, और SN2 1 स्टेप में होता है। ये याद रखना बात। ठीक है, तो याद रखना दोनों उल्टी बात है। You have to learn, understood this
कि टर्शरी सेकेंडरी हाइलाइट, टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी में SN2 के केस में सारा रिएक्टिव होता है प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शरी। SN1 केस में सारा रिएक्टिव होता है, एरो इधर है, टर्शरी उससे कम सेकेंडरी, वही कार्बोकेटाइन का केस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अल्काइल हाइड की रिएक्टिविटी की बात करी गई है। तो सिंपली याद रखो, बेस्ट लिविंग ग्रुप रहेगा और 1 डिग्री रहेगा तो SN2 अच्छा रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री रहेगा तो SN1 अच्छा रिएक्ट करेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, ये सब चीज़ें। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को अगर मैं बोलूँ कि जो भी चीज़ अपनी मिरर इमेज बनाती है, मतलब जो भी चीज़ अपनी मिरर इमेज बनाती है उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो भी चीज़ अपनी मिरर इमेज बनाती है उन्हें क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसमें एक यहाँ लिखा होगा वर्ड, ये लिखा हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सिंपली ऐसी चीज, ऐसे कंपाउंड जो लाइट को रोटेट कर दे और अपनी मिरर, एक तो दो मिरर इमेज बनाए, पॉजिटिव साइन वाली और नेगेटिव साइन वाली, उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब सिंपली एक कंपाउंड है, उसने लाइट को दो डायरेक्शन में मूव कर दिया, दो डायरेक्शन में मूव कर दिया, मूव करने के बाद क्या हुआ, दो, एक प्लस डायरेक्शन था, एक माइनस डायरेक्शन था, उस ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि मैम कौन से ऐसे गए जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जो अपनी मिरर इमेज बना सकते हैं। ऐसे कार्बन, यहाँ लिखा हुआ है ऐसे कार्बन जो एसिमेट्रिक होते हैं, कायरल होते हैं। एसिमेट्रिक मतलब सी, जिसके आसपास सारे ग्रुप डिफरेंट हो, एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, ऐसे सी जिसके आसपास सारे ग्रुप डिफरेंट हो, उसे एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं या कायरल कार्बन कहते हैं, या क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा होगा, तो याद रहे ऐसे ही कार्बन जो एसिमेट्रिक होते हैं, कायरल होते हैं, वही ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होते हैं। देखो एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर कार्बन। ठीक है, द मिरर इमेज उन्हीं की बनती है, नॉन सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे इम्पोज नहीं हो पाते, मिरर इमेज बनाते हैं पर एक दूसरे इम्पोज नहीं होते। तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल with non superimposability of the mirror image is responsible for the optical activity। इतना लंबा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कार्बन जिसके आसपास चारों ग्रुप डिफरेंट हो, चारों डिफरेंट ग्रुप हो, ठीक है, वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज नहीं होते, मतलब एक दूसरे की कॉपी नहीं बनते, बट एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हैं। नॉन सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हैं, और जो चीज़ मिरर इमेज बनाती है वो होती है ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से दिखाई देगा, ये चीज़ एक दूसरे के मिरर इमेज बनाती है, तो जो चीज़ एक दूसरे के मिरर इमेज बनाती है, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोसिबल ऑन देयर मिरर इमेज, ऑब्वियसली बताइए ये एक दूसरे पे एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बनते, उन्हें बोलते हैं कायरल, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कायरलिटी। सिंपली जो मिरर इमेज बनाते हैं दैट इज कायरल, जो मिरर इमेज नहीं बनाते हैं दैट इज ए कायरल। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो मिरर इमेज बनाते हैं उन्हें बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल, और ऐसे मॉलिक्यूल जो मिरर इमेज नहीं बनाते उनको बोलते हैं एक कायरल मॉलिक्यूल या ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो मिरर इमेज बनाएंगे दैट इज ऑप्टिकल एक्टिव, जो मिरर इमेज नहीं बनाएंगे दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर देखो, ये सी है, सेंटर में हमेशा सी होता है, यहाँ ओ एच, CH3 इसने अपने मिरर इमेज बनाया है, मिरर इमेज बनाया है, और यहाँ पे इसने इसको जस्ट घुमा दिया है, मिरर इमेज एज सच बना नहीं है, मिरर इमेज बना नहीं है। तो देखो, अगर कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाए उसे बोलते हैं इन्वर्जन, अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे, सेम इमेज आ जाए उसे बोलते हैं रिटेंशन। उल्टी हो जाए इन्वर्जन और सेम रहे तो रिटेंशन, ये बात याद रखना। इस केस में उल्टी हो गई है कॉन्फ़िगरेशन, मिरर इमेज बनी है, तो ये हो गया इन्वर्जन, इन्वर्जन। ठीक है, याद रखो, यहाँ हमने रोटेट किया ऐसे। ठीक है, ये देखते हैं इसको एक बार, कंपाउंड की बात कर रहे हैं। देखो एक बात याद रखना, जो कायरल सेंटर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कायरल सेंटर होता है वो पक्का एसिमेट्रिक होगा। एसिमेट्रिक मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, तभी ही वो क्या बना सकता है, मिरर इमेज बना सकता है, ये बात याद रखना। देखो इसका मिरर इमेज इजीली डिटेक्टेबल है ना, तो ये देखो मिरर इमेज एक्सपेक्टेड एज इज कायरल, वो हमेशा कायरल होते हैं। ठीक है, ये हो गया इनांशियोमर्स। ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज बनाते हैं उन्हें बोलते हैं इनांशियोमर्स। ऑब्वियसली बता गई, ये एक कंपाउंड इसने अपना एक मिरर इमेज बनाया है, दोनों आइसोमर्स हो गए, तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज बनाए उन्हें बोलते हैं इनांशियोमर्स, इनांशियोमर्स।
इनांशियोमर्स, दोनों सेम कंपाउंड है, एक दूसरे को मिरर इमेज बनाया तो उसे बोलते हैं इनांशियोमर्स। ठीक है, अब दो डायरेक्शन होते हैं, अगर राइट साइड में बनाया तो उससे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट साइड में बनाया तो उसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, याद रखना, अगर ऑप्टिकल रोटेशन लेफ्ट साइड में लीवो रोटेटरी, राइट साइड में डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे को मिरर इमेज बनाते हैं उसे बोलते हैं इनांशियोमर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? इनांशियोमर्स। ठीक है, ये चीज मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी में बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों मिक्सचर एक ही किसी चीज में होंगे, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों इनांशियोमर, दोनों मिरर इमेजेस प्रेजेंट हो, उन्हें बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन। रेसमिक मिक्सचर को हम प्लस माइनस दिखाते हैं, बिकॉज मतलब प्लस डायरेक्शन वाला भी है, राइट वाला भी है, और माइनस डायरेक्शन वाला भी है, लेफ्ट वाला भी है। तो ऐसे मिक्सचर जो प्लस माइनस, ऐसे मिक्सचर जिसमें राइट साइड वाला कंपाउंड भी होता है, लेफ्ट साइड वाला कंपाउंड भी होता है, उन्हें बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। और प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन। अब टर्म ज्यादा हो गए, जो अपनी मिरर इमेज बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और ऐसे कंपाउंड जिसके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो मिरर इमेज बनाते हैं उन्हें बोलते हैं इनांशियोमर्स। इनांशियोमर्स। राइट साइड में घूमना डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये लिखा है, लेफ्ट साइड में घूमना लेवोरोटेटरी। ऐसे मिक्सचर जिसमें दोनों राइट साइड वाले भी हो, डेक्स्ट्रो भी हो और लेवो भी हो, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, और प्रोसेस का नाम रेसमाइजेशन। बस याद क्या रखना है? मिरर इमेज बनाना इज इनांशियोमर्स, मिक्सचर जो इनांशियोमर जिस मिक्सचर में होता है रेसमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? रेसमाइजेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये कुछ टर्म थे जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, ये अभी समझाती हूँ। रिटेंशन अभी बताया था, अगर कंपाउंड रिएक्शन के बाद सेम दिखे, मतलब स्ट्रक्चर सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो उसे होता है रिटेंशन। जैसे यहाँ देखो, OH ने अटैक करा Cl पे, उसी साइड आ गया सेम, तो इसे बोलते हैं रिटेंशन होना, सेम स्ट्रक्चर रिटेंशन होना। और उल्टा स्ट्रक्चर, जैसे SN2 में उल्टा स्ट्रक्चर हो गया था तो वो इन्वर्जन होना था, इन्वर्जन से। ये देखो यहाँ समझ में आएगा, ये Y था, ये इस चीज में मैंने वाई को रिएक्ट कराया तो सेम जगह आ गया, एक्स इधर था, वाई रिएक्ट कराया तो उल्टा हो गया, वाई इस साइड आ गया, ये किस साइड है? ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड आ गया, उल्टा हो गया तो यहां हो गया इन्वर्जन। यहां मैंने वाई को रिएक्ट कराया तो सेम साइड आया है, लेफ्ट साइड आया है, तो ये हुआ रिटेंशन। अगर सेम स्ट्रक्चर है रिएक्शन के बाद सेम स्ट्रक्चर है तो रिटेंशन, उल्टा स्ट्रक्चर है तो इन्वर्जन। याद रखना, मतलब एक ही कंपाउंड दो आंसर्स दे सकता है। अब ये क्वेश्चन है कि मैम ये कब होगा? SN2 के केस में तो सिर्फ ही उल्टा स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्जन होता है। पर SN1 के केस में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि SN1 में कार्बोकैटाइन है ना, प्लस वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी अटैक हो सकता है, मतलब इन्वर्जन भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है और रिटेंशन भी हो सकता है। ये याद रखना है, SN2 के केस में कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होता है, इन्वर्जन होता है। बट अगर SN1 है तो कहीं से भी अटैक हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है। ठीक है, ये बात याद रखना। ये SN2 और SN1 का केस है, आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से तो वही बातें लिखी है सारी। ये देखो, ये दिखाया, ये हमारा कार्बोकैटाइन था SN1 के केस में, OH देखो दोनों साइड से अटैक हो रहा है, दोनों साइड से अटैक हो रहा है ना। देखो ये रिटेंशन हो गया, सेम साइड है, और ये उल्टा हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो SN1 के केस में दोनों साइड से अटैक हो सकता है। ठीक है, यहाँ हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ लिया। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहने का मतलब है जब हेलोजन को हटा के दूसरे न्यूक्लियोफाइल को लाते हैं तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो टाइप पढ़े हमने, SN1 और SN2 टाइप पढ़े। ठीक है, अब इसके आगे आज की वीडियो में मैं आपको एक और रिएक्शन पढ़ाऊंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन के लिए एक बार से फिर से हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं ताकि मैं उस रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। ठीक है, ये देखो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम एलिमिनेशन, देखो अब हमने न्यूक्लियोफिलिक पढ़ लिया, अब हम एलिमिनेशन टाइप पे, अभी भी हम क्या कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं? अल्काइल हैलाइड की, RX। अब जो नेक्स्ट करने वाले वो हम करने वाले बीटा एलिमिनेशन। व्हाट इज बीटा? सपोज करो मैंने एक कार्बन बनाया है और यहाँ पे हेलोजन है Cl, ये भी अल्काइल हैलाइड है, 2 C है तो इथेन, H दे दो यहाँ पे, H दे दो यहाँ पे, और यहाँ पे 3H दे दो। ठीक है, और आगे क्लोरो, तो इसका नाम क्या हुआ? क्लोरो इथेन। ठीक है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप जिस C से जुड़ा हो, C को अल्फा पोजीशन कहते हैं, और उसके बगल वाले पोजीशन को बीटा पोजीशन कहते हैं। तो मुझे बीटा की जगह से एलिमिनेशन करना है, किसी को भगाना है, एलिमिनेट करना है, निकाल देना है। तो देखो बहुत इजी रिएक्शन है।
जब भी हम अल्काइल लाइड हो गए ना, ये हेलो एल्केन भी कह सकते हैं हम, हेलोजन और एल्केन, इसको हम एल्कोहलिक, एल्कोहल में बेस, एल्कोहलिक बेस KOH बेस हो गया ना, एल्कोहलिक के KOH के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कुछ नहीं होगा, अल्फा पोजीशन से हेलोजन चला जाएगा और बीटा पोजीशन से एक H चला जाएगा। ये देखो, ये रहा, ये वाली पोजीशन हो गई अल्फा और बगल वाली हो गई बीटा। एक्वस KOH दिखा रहा है अभी, तो मैं एल्कोहलिक KOH की बात कर रही हूँ। ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये अल्फा क्यों है, बिकॉज हेलोजन अटैच है। तो देखो, अल्फा जगह से हेलोजन चला जाएगा, हेलोजन जब भी जाता है वो अपना बॉन्ड लेके जाता है, और हाइड्रोजन जब भी जाता है वो अपना, हाइड्रोजन जाएगा, बीटा एलिमिनेशन होगा पर वो अपना बॉन्ड लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेके जाएगा उसी से बनेगा डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ हुआ है, ये इस सी से Cl लगा है तो ये अल्फा पोजीशन, इसका जिसके पास दो बीटा है, इस सी के पास से हेलोजन, हेलोजन जाएगा बॉन्ड लेके, और ये जब बॉन्ड लेके जाएगा तो हाइड्रोजन भी जाएगा, वो जाएगा बॉन्ड देके, जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड देके जाएगा उससे डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक H कम हो जाएगा। देखो, एक H भी कम हो गया और डबल बॉन्ड बन गया, और जो एक H और Cl बाहर गए वो HCl के रूप में बाहर आ गए। तो बीटा जगह से भी एलिमिनेशन हुआ है, अल्फा जगह से भी एलिमिनेशन, बस फर्क ये है, अल्फा जगह से जो एलिमिनेशन हुआ है बॉन्ड लेकर गया है हेलोजन, और बीटा से जो H गया वो बॉन्ड देके गया, उसी बॉन्ड से बन गया एल्कीन, प्रोपीन बन गया। ठीक है, तो याद रखो, ये याद रखने की चीज है, अगर एल्कोहलिक बेस आता है, बेस अगर एल्कोहल के साथ आता है, सॉरी, अगर बेस एल्कोहल के साथ आता है तो एलिमिनेशन होता है, मतलब चीजें वहां से हट जाती है, पूरी चीजें हट जाती है। और अगर बेस एक्वस के साथ, पानी के साथ आता है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब OH कुछ नहीं करेगा और X को रिप्लेस कर देगा। ये बात याद रखना कि अगर बीटा एलिमिनेशन जो होता है, बीटा एलिमिनेशन के केस में, मैं एक और बीटा एलिमिनेशन के केस में मैं कह रही हूँ, अगर बेस, अगर बेस, बेस मतलब KOH एक्वस के साथ आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, OH हेलोजन को रिप्लेस कर देगा। और अगर बेस KOH एल्कोहल के साथ आ रहा है तो वहाँ एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन मतलब देखो, यहाँ एल्कोहल के साथ X था तो पूरा X हट गया, H को भी ले गया, डबल बॉन्ड बन गया, एलिमिनेशन हो गया। पर यहाँ एक्वस पानी के साथ KOH बेस था तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन मतलब OH ने X को रिप्लेस कर दिया, बाकी सब सेम है। तो इस केस में हुआ है सब्स्टिट्यूशन और इस केस में हुआ है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब यहाँ से चीजें हटी गई भाई, चली गई चीजें। अब देखो, ये बात याद रखो, ये पॉइंट है, टर्शरी और सेकेंडरी हैलाइड्स जो होते हैं, क्या है टर्शरी हैलाइड, ये हेलोजन है, ये C, एक C, दो C, तीन C, ये टर्शरी है 3 डिग्री, ये हेलोजन है, ये एक C, दो C, तीन C, H, ये 2 डिग्री है। टर्शरी और सेकेंडरी हैलाइड जो होते हैं, ये लाइन याद रखना, इसमें एलिमिनेशन इजीली हो जाता है, एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर टर्शरी और सेकेंडरी हैलाइड है तो यहाँ एलिमिनेशन जल्दी हो जाएगा। पर अगर प्राइमरी हैलाइड है, व्हाट इज प्राइमरी हैलाइड, ये प्राइमरी है, एक C है तो प्राइमरी होगा, तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन जल्दी होता है, ये बात याद रखना, फीड कर लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। 3 डिग्री और 2 डिग्री में एलिमिनेशन जल्दी होता है, और 1 डिग्री में प्राइमरी में सब्स्टिट्यूशन जल्दी होता है, सब्स्टिट्यूशन जल्दी होता है, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट आता है। और याद रखना, बेस अगर पानी के साथ आया है, बेस अगर पानी के साथ आया है तो सब्स्टिट्यूशन, बेस अगर अल्कोहल के साथ आया है, बेस मतलब ये OH वाला पार्ट, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब OH X को रिप्लेस कर देगा, और अल्कोहल के साथ आया है तो बहुत इजी है, क्या इजी है, अल्फा जगह से हेलोजन जाएगा बॉन्ड लेकर, बीटा जगह से H जाएगा, H जाएगा तो बॉन्ड देके जाएगा, जिस बॉन्ड को वो देके गया उसी से बन गया डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन हो गया, HCl बाहर हो गया, अल्कोहलिक बेस एलिमिनेशन, एक्वस बेस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर की, मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या नाम है चैप्टर की, रिएक्शन कर, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम दो और रिएक्शन करेंगे, दैट इज वुड्स रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद आज की क्लास हम यही स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम हेलोएरीन के प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि हम हेलोएरीन को कैसे बना सकते हैं, वो पढ़ेंगे। देखो, इस चीज़ को चैप्टर से पढ़ने का मेन दिक्कत है, आपको पता चल जाना चाहिए चैप्टर। देखो, अभी मैंने अभी सिखाया आपको, ये बीटा एलिमिनेशन साफ दिख रहा है, सी जिससे हेलोजन लगा है वो अल्फा पोजीशन है, और उसके बगल वाला सी बीटा पोजीशन है। अल्फा पोजीशन से हेलोजन जा रहा है बॉन्ड लेके, और बीटा पोजीशन से H जा रहा है बॉन्ड देके, जो वो बॉन्ड देके गया है उसी से बन गया डबल बॉन्ड। तो X लिविंग ग्रुप है, B बेस है, तो बीटा एलिमिनेशन, ये बीटा एलिमिनेशन याद रखना। तो जब भी एल्कोहलिक, यहाँ पे लिखा होगा एक जगह, देखो कहीं पे लिखा होगा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन में चीजें चली जाती है, अल्फा पोजीशन से हेलोजन चला गया, बीटा पोजीशन से
H चला गया, H बॉन्ड दिख गया, जो बॉन्ड दिख गया उसी से बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के और भी नाम है, और क्या नाम है, नाम याद रखना। एक तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है, डी मतलब रिमूव करना, हाइड्रोजन को और हेलोजन को रिमूव करना हुआ ना। और दूसरा नाम है सेटजिफ रूल, सेटजिफ रूल भी इसका नाम है, सेटजिफ रूल। तो डी मतलब रिमूव करना, रिमूव करना हाइड्रोजन को हेलोजिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन के 3 नाम है, सेटजिफ रूल और डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये 3 नाम है इसके। ठीक है, आ जाओ, देखो ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। ये देखो ध्यान से, अगर ये O माइनस है ना, 3 डिग्री दिख रहा है, ये 3 डिग्री के केस में एलिमिनेशन जीत जाता है, और 1 डिग्री के केस में सब्स्टिट्यूशन जीत जाता है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। किसका रिएक्शन कर रहा है, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहा है, मैं अल्काइल हैलाइड यहाँ करके दिखाती हूँ। मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया RX, ये अल्काइल हैलाइड कुछ भी हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो आयोडाइड कुछ भी। इसको मैंने रिएक्ट कराया Mg से, मतलब मैग्नीशियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बहुत इजी रिएक्शन है, याद रखना है। इससे बनता है एक यूनिक और अलग चीज़। वो यूनिक और अलग चीज़ क्या होती है, RMgX। ये है, सॉरी ये थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम, ये इस पार्ट को बोला है R, ये है Mg और ये है X। इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो याद रखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए कुछ नहीं करना, अल्काइल हैलाइड लेना है, उसमें Mg ऐड, अब बस Mg अल्काइल और हेलोजन के बीच में चला जाएगा, तो RMgX। ये जो रिएक्शन का नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, याद रखना, ये जो आंसर आया है इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ईजी है, अल्काइल हैलाइड, ये ना ब्रोमो इथीन को Mg से रिएक्ट कराया तो Mg इनके बीच में चला गया, तो RMgX, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बात याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों बनाना चाहिए, बहुत क्वेश्चन आता है। बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, इसको हमें पानी नहीं देना, जैसे इसे पानी मिलता है ये MgX को भगा के H को ले लेता है और हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो याद रखो, ये क्वेश्चन आता है कि क्यों हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में बनाना चाहिए। हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए बनाना चाहिए बिकॉज पानी देते ही वो पानी से H ले लेता है और MgX को भगा देता है, और ग्रिग्नार्ड RH बन जाता है। व्हाट इज RH, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। इसलिए हमेशा उसे हम ड्राई कंडीशन में बनाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है, याद रखना। ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX बनता किससे है, किससे बनता है ग्रिग्नार्ड, जब हम RX को अल्काइल हैलाइड को Mg से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इससे बनता है RMgX। इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे हम हमेशा पानी के एब्सेंस में बनाते हैं। ये पानी से ये ले लेता है प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H ले लेता है, प्रोटॉन ले लेता है, H ले लेता है और हाइड्रोकार्बन बन जाता है। नेक्स्ट, वुड्स रिएक्शन, याद रखना, नाम में बहुत इजी रिएक्शन है। हमें फिर से अल्काइल हैलाइड लेना है, पर जो भी अल्काइल हैलाइड लेंगे हम जोड़े में लेंगे, डबल लेंगे। उसको रिएक्ट कराना है Na से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर में 2 रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत इजी रिएक्शन है। Na+1 होने वजह से X-1 को अपने साथ ले जाएगा और दोनों अल्काइल ग्रुप R डबल हो जाएंगे। तो देखो R डबल हो गए और 2 NaX हो गया, बैलेंस हो गया। सिंपली वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, ये डबल कर देता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। एक RX की जोड़ी ली थी, 2 R डबल हो गए, तो इसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, वुड्स रिएक्शन। तो सिंपली इसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव, जैसे अगर हमने RX लिया है, 1 C लिया है तो आंसर में 2 C आ रहे होंगे, 2 C लिए हैं तो आंसर में 4 C आ रहे होंगे। तो इसी तरह वुड्स रिएक्शन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन को डबल कर देता है और साथ में जो X और Na उन्हें साथ भगा देता है, साथ हटा देता है। यहाँ पे सारे अल्काइल हैलाइड के या हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही इजी टॉपिक है, आसान टॉपिक है, हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक मैं यही खत्म करती हूँ। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, एनसीईआरटी बहुत ईजी है ऑर्गेनिक के लिए, आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। दैट्स वाई आई एम शोइंग ऑल ऑफ दिस इन दिस बुक, बिकॉज एनसीईआरटी की हर लाइन में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है।
ये लाइन, ये क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, एनसीईआरटी की हर क्वेश्चन बुक में से ही है। यहाँ तक पढ़ लिया है, इसको एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू करो, आपको सब समझ में आएगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।